Welcome bachcho, and we are back again, and this time with a new unit, and this is going to be unit number 4 from our class 12 physics syllabus, and the unit is electromagnetic induction and alternating current. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में हमें क्या चीजें स्टडी करनी है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि आज का लेक्चर हमारा किस टॉपिक पर होने वाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इस यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर्स होंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में EMI भी बोल देते हैं, EMI। And the second chapter is going to be alternating current, जिसको हम शॉर्ट में AC भी कह देते हैं, AC। ओके, पहले डिस्कशन करेंगे हम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमें क्या चीजें स्टडी करनी है, ये चैप्टर किस लिए है, क्या सिखाकर आपको जाएगा। देखो लास्ट यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम लोगों ने क्या सीखा। In that unit, we studied that whenever there is a current carrying conductor, there is magnetic field produced around it. जब भी कहीं पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से करंट लेकर जा रहा है, तो राइट हैंड रूल से हमें क्या पता चला कि इसके आसपास चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ऐसे ही आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से लिया था, a current carrying circular coil, suppose the direction of the current is like this, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता था, and he calculated the value of the magnetic field on its axial line, और उसका डायरेक्शन भी रेटेड थंब रूल से निकाला था, आपको याद होगा। और इसके लिए डायरेक्शन भी हमने रेटेड थंब रूल से निकाला था, आपको याद होगा। फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब will give you the direction of the magnetic field। तो जहां कहीं भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, whether it be a straight current carrying conductor or it be a current carrying coil or it be a current carrying solenoid, इन सब की वजह से इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये सबसे पहले हमें ऑर्स्टेड ने 1820 में बताया था। और जैसे ही इस चीज के बारे में पता चला कि करंट की वजह से, बिकॉज ऑफ करंट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका रिवर्स भी क्या पॉसिबल है, साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करने में लग चुके थे। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में 1831 में माइकल फैराडे ने ये हमें समझाया कि यस, रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। रिवर्स क्या है, अगर इलेक्ट्रिक करंट से, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को लाया जा सकता है। अब देखो यहां पर वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको। यूनिट 3 में आपने पढ़ा है कि जहां कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। लेकिन रिवर्स में क्या है, रिवर्स में कंडीशन है कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को लाया जा सकता है। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे कि कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि एक कॉइल के अंदर, कॉइल मतलब कोई भी क्लोज सर्किट हो सकता है, लाइक दिस। अब देखो जैसे ये एक कंडक्टिंग वायर का क्लोज सर्किट तो है ना, लेकिन इसमें कोई करंट का सोर्स तो नहीं लगा, कोई जनरेटर या कोई बैटरी तो नहीं लगाया ना मैंने इसमें। अगर इसमें कोई भी करंट देने वाला सोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें खुद तो करंट आएगा नहीं कभी। लेकिन फिर भी अगर इस कॉइल के अंदर करंट आ जाए, तो फिर आप समझ जाना कि इस कॉइल के अंदर जो करंट आया है वो इसलिए आया है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। मतलब रिवर्स इज ट्रू। हम रिवर्स की बात कर रहे हैं कि एक कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को लाया जा सकता है अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए। और इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। क्या है फिनोमेना? द फिनोमेना इज कि आप मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से
एक कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस करा दो, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इसको कराने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिस आपको इसमें यही पढ़ना है। ओके, उसके बाद एक चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। आपने एक चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में रिलेशनशिप्स पढ़ी हैं, और मेनली वहां पर करंट फ्लो करता है थ्रू द रेजिस्टेंस। उस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो आपने उस चैप्टर में स्टडी किया होगा। वो करंट जो बैटरीज से आता है, वो करंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, दैट इज डायरेक्ट करंट। उस चैप्टर में हमने वही किया था। बट अगर करंट की वैल्यू वेरिएबल हो जाए, करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ लगातार बदलती रहे और उसका डायरेक्शन भी बदलने लग जाए, तो फिर हम ऐसे करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ EMI एंड AC। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो वी आर विद द लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द यूनिट EMI एंड AC of our class 12 physics syllabus, and the topic, the major topic that we are going to complete today is मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को करने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस। नाम का मतलब समझना बहुत जरूरी है बच्चों। टू प्रोड्यूस अंडर सम कंडीशंस, है ना। इंडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस अंडर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी क्या प्रोड्यूस होएगा, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ये चीज प्रोड्यूस होगी। किससे प्रोड्यूस करोगे, मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक फील्ड से, इससे प्रोड्यूस करो। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को उसकी डेफिनेशन के साथ। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस डेफिनेशन के अंदर छिपे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। ये सिर्फ 2 लाइन की डेफिनेशन नहीं है बच्चों, इसमें ढेरों कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपको खोल के बताऊंगा कि क्या क्या इसका मतलब होता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI इज द फिनोमेना, ये एक ऐसा फिनोमेना है, इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, या आप मान लो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ है तो समझ जाओ उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा था। ओम्स लॉ, है ना। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं करता। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है तो समझ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ होगा, इसलिए ब्रैकेट में उसको डाला। ठीक है, EMI इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट। अब सर्किट क्लोज क्यों होगा बच्चों, करंट तो सर्किट के क्लोज होता है तभी फ्लो करता है। अगर कोई सर्किट ओपन हो जाए, सपोज आई एम हैविंग दिस सर्किट, अभी क्लोज है, मान लो ये लाइक दिस, ऐसे ओपन हो जाए, क्या इसमें आप करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं, यहां से ये ओपन हो चुका है, इसको क्लोज करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। नाउ द करंट विल फ्लो, है ना। तो इसलिए क्लोज। So EMI is the phenomenon of production of electric current in a closed circuit. Closed circuit को हम कॉइल भी कह सकते हैं। देखो ये closed circuit है और ये कॉइल है, इसलिए कॉइल। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूं। कितनी बार पढ़ोगे सर? बेटा इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे, ध्यान से सुनते जाओ। डेफिनेशन समझ में आ गई तो समझ लो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। So EMI is the phenomena of production of electric current in a closed circuit, जिसको आप कॉइल कह सकते हो। When, अब आई कंडीशन, जिस कंडीशन की मैं आपसे बात कर रहा था, when magnetic flux linked with the circuit changes, इस सर्किट के साथ, ये जो जिस सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इस सर्किट के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की चीज है, वो पहले तो लिंक होगी फिर चेंज होगी। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो फिर इस क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इट मींस मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना होता है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाने में क्या है,
अरे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आप चेक करो मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। लेकिन किसी भी मैग्नेट के आसपास, सपोज ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, किसी भी मैग्नेट के आसपास आप एक कंडक्टर को लाके रख दोगे, उसमें करंट आएगा? नॉट पॉसिबल। कुछ कंडीशंस फुलफिल कराओ तब जाके इसमें करंट आएगा। अदरवाइज हर मेटेलिक बॉडी के अंदर अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो करंट आ जाया करता। सपोज आप एक मेटेलिक चेयर पे बैठे हो और कोई आपका फ्रेंड, शरारती फ्रेंड उस मेटेलिक चेयर के पास मैग्नेट ले आए, तो वो मेटेलिक चेयर तो मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, क्या उसके अंदर करंट आ जाएगा? आ जाएगा तो आपको शॉक लगेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता डेली लाइफ में, है ना? तो इट मींस रिवर्स करना। किसका रिवर्स? कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसका रिवर्स करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करना इतना आसान नहीं है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करानी होती है। कंडीशंस को हाईलाइट करते हैं। जरा बहुत खराब है आज, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आई विल कैरी ऑन। कंडीशंस को हाईलाइट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट। सबसे पहली कंडीशन, अगर करंट फ्लो करवाना है भैया सर्किट तो क्लोज हो गया। हाँ, अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस तब भी आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये कंडीशन नहीं होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा ओपन सर्किट में। इसको आप ऐसा समझो, देखो सपोज ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस लगा है, सर्किट आपने कर दिया क्लोज तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस सर्किट को ओपन कर देते हैं यहां से और लेट दिस 2 पॉइंट्स बी ए एंड बी। पहले ए और बी पॉइंट के बीच में करंट फ्लो कर रहा था ऐसे, लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट को ओपन किया ए और बी पॉइंट के बीच में करंट तो फ्लो नहीं करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो अब भी है ना, क्योंकि ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और बी पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं होता, करंट के फ्लो कराने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी होता है। तो पहली कंडीशन, सर्किट क्लोज हो जाए, कॉइल जैसा हो जाए कुछ, अगर आपको करंट फ्लो कराना है। दूसरी कंडीशन, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की कोई चीज है, ये अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन आज का लेक्चर मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए ही बना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये हम देखने वाले हैं। देखो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी चीज है ये लिंक होगा किससे? सर्किट से। जिस सर्किट में आपको करंट प्रोड्यूस करवाना है उससे लिंक होगा, और लिंक होने के बाद चेंज भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिंक हो जाए, लिंक होने के बाद चेंज होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड से करंट आए, तो सबसे पहला काम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो, लिंक होने के बाद चेंज हो। अगर ऐसा हो गया इस कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है। तो तीन चीजें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो नंबर 1, लिंक होने के बाद चेंज हो नंबर 2, और करंट अगर चाहिए तो सर्किट क्लोज हो नंबर 3। ये तीन कंडीशन अगर आपने पूरी करा दी तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट विदाउट द हेल्प ऑफ अ बैटरी, विदाउट द हेल्प ऑफ अ जनरेटर। देखो कितने कमाल की चीज है, ना जनरेटर लगा ना बैटरी लगी और इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है एक कॉइल के अंदर, है ना। और इस तरह से आने वाले करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, या फिर इस तरह से आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे और करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे इस चैप्टर में। ओके, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कराकर, चेंज कराकर आता है किसी भी सर्किट के अंदर, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट और उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाएगा, याद रखिएगा। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। डेफिनेशन कहने के लिए आप 2 से 3 लाइन में लिख सकते हो, बट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट सर्कल करके हाईलाइट करके बताया है, बच्चों उस कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर इसी डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट्स पे रिवॉल्व करेगा पूरा का पूरा।
अभी वक्त हो गया है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, इस डेफिनेशन को एटलीस्ट आप कॉपी कर लीजिए, और अगर आप कुछ और भी अपने नोट्स में मेंशन करना चाहते हैं तो फिर उसका एक तरीका है कि आप इतना पार्ट ऑफ द वीडियो दोबारा से सुन लीजिए, जो जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको अपने रजिस्टर में, अपने नोट वाले रजिस्टर में हाईलाइट करके लिख लीजिए। मैं उतने टाइम में एक स्क्रीनशॉट लूंगा और फिर हम बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में अपने आज के टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर, क्योंकि जब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आएगा तभी ये पूरी डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या कर रहा है इस डेफिनेशन में, इस पूरी डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आएगा। ओके, सो आई होप डेफिनेशन समझ लिया आपने, जो चीजें कॉपी करनी थी वो कॉपी कर ली होंगी। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया डेफिनेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हुआ है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये नहीं समझोगे तब तक डेफिनेशन रियल में आपसे क्या कहना चाह रही है वो डेफिनेशन का मीनिंग आपके माइंड में नहीं पहुंचेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे 10th क्लास में भी सीख कर आया, यकीन नहीं हो रहा 10th क्लास की बुक उठाकर देखो, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जाओ और देखो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने 10th में भी पढ़ा। चलिए कोई नहीं, अब 12th में पढ़ेंगे, 12th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 10th तो अपना आप हो जाएगी दोबारा से अगर आपने 12th कर ली। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से एक टॉपिक था, आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ याद ही नहीं है या पता ही नहीं है, तो फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं हमें कि सर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ नहीं पता, और उसके लिए मेरा आंसर आपके लिए ये होगा कि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर पे आपको जाना पड़ेगा। आप अभी YouTube सर्च बार में लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, साथ में लिखें फिजिक्स सीखो आसिफ अंसारी, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां मैंने अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो डिटेल में समझाया हुआ है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कहानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप जिस तरीके से मैं अभी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बट पूरी डिटेल्ड स्टोरी अगर फ्लक्स की चाहिए, वो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो इट इज बेटर कि आप वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर जो मैंने अभी आपको बताया जरूर देख लें अगर नहीं देखा है। याद है, पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देन यू कैन कंटिन्यू विद मी इन द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं, this is the definition for magnetic flux. It is represented by, मैंने ये नहीं बोला it is equal to, it is represented by, it is given by। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का आइडिया चाहिए तो आप ये चेक करो कि कोई सरफेस है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है या वो सरफेस एक ऐसा सरफेस भी हो सकता है जो किसी कॉइल के अंदर आ चुका है ना, ये सर्कुलर कॉइल है तो यहाँ पर एक एरिया आ चुका है, एक सरफेस आ चुका है, ठीक है, तो वो ऐसा सरफेस भी हो सकता है। तो आप कोई भी एक सरफेस इमेजिन कर लो, सपोज ये एक सरफेस है, अब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखो ये है ना, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हो, सपोज ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसके परपेंडिकुलर, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b है, तो इस नंबर को अगर आप काउंट कर लो
इस नंबर से आपको आइडिया लगता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर ये नंबर मैंने ज्यादा कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, कोई फॉर्मूला भी है? बिल्कुल है, और वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई लिखा था, इसको भी फाई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसके साथ में मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों को एक साथ लिखना पड़ जाए तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई भी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिख देना। ओके, अभी हम सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे तो आई कैन यूज द सिंबल फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रॉसिंग अ सरफेस and the area of the surface with which magnetic field is linked। एरिया लिंक्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एरिया लिंक्ड। ये लिंक्ड वर्ड कहां से आया बेटा? ये वर्ड डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ये यही वर्ड है। एरिया लिंक्ड का मतलब है कि सरफेस का वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हो चुका है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उतना एरिया लिखना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कॉइल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है पूरा एरिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नीचे वाले हाफ से जाएगा। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे इसके हाफ एरिया से ही, तब निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। पूरे एरिया से नहीं करेंगे। तो मतलब कितना एरिया लिखना है? उतना एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हो रहा है, उतना एरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है एरिया लिंक। तो एक एक चीज जो आपको बताई जा रही है एज इट इज समझिए, उसमें अभी अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं, जैसा एक आपको टीचर समझा रहा है वैसे समझें। अगर आप ऐसा समझेंगे तो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे आपको। ठीक, तो ये होता है मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन क्या जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के 90 डिग्री पर ही जाएं? वो किसी और एंगल पर भी तो जा सकती है। यस, वो जा सकती है किसी और एंगल पर भी। तो उस केस को भी देख लेते हैं। सपोज ये मेरा एरिया है और इस एरिया का परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार कुछ ऐसे जा रही हैं, लाइक दिस। They are making an angle theta with the direction with the normal of the area, है ना? ऐसे जा रहे हैं like this। B मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली। भैया वो लाइंस देख लो जो परपेंडिकुलर जा रही हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं जा रही तो इनका कोई तो कंपोनेंट ऐसा होता होगा जो परपेंडिकुलर जाता होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो B नहीं जा रहा परपेंडिकुलर, बट B cos थीटा तो परपेंडिकुलर है। ओके, तो आप अब B की जगह क्या लिखोगे? इस केस में, फॉर दिस केस, फ्लक्स केस, B cos थीटा इनटू एरिया लिंक्ड। एरिया मान लो जो लिंक हुआ वो A है, एरिया लिंक्ड इज A, तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा BA cos थीटा, या फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं B डॉट A, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इससे पता चलता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो भी चीज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से डिफाइन होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कोई डायरेक्शन नहीं था, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आप ऊपर वाले डायग्राम को चेक करो तो B और नॉर्मल टू द एरिया के बीच में एंगल क्या है? यहाँ पर एंगल, इन फैक्ट द एंगल इज 0 डिग्री। तो इस 0 को अगर यहाँ लिख भी दोगे cos 01 B into A, तो वापस इस फॉर्मूले पे आ गए। मतलब द जनरल फॉर्मूला इज दिस। आपको फॉर्मूला ये याद करना चाहिए, लर्न दिस फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है और ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये कह सकता हूं। अगर मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है,
अब इसमें कोई कमी नहीं रही है, आप इसको ऐसा कॉन्सेप्ट याद कर लो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो लिखना है। अब वो b cos 0 हो या b cos थीटा हो, आप लिखो। इसको देखोगे तो b cos 0 बन जाएगा, इसको देखोगे तो b cos थीटा बन जाएगा। दैट इज इट। इतनी सी कहानी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मुझे नहीं लगता कि मैग्नेटिक फ्लक्स में इससे ज्यादा कुछ और समझाने की जरूरत है, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट जरूर करूंगा इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट भी बतानी है और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताएंगे। बट यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक के नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप ये सब चीजें आपने अपने रजिस्टर्स में, अपने नोट्स में मेंशन कर ली हैं। आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे ये डेफिनेशन यहाँ से क्लियर करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे फ्लक्स की एसआई यूनिट के बारे में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है BA cos थीटा। एसआई मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। अगर आप इन दोनों की यूनिट्स को मेंशन कर दो तो फिर फ्लक्स की एसआई यूनिट जिसको हम वेबर बोलते हैं वो आ जाएगी, वेबर। और वेबर का सिंबल होता है WB, टेस्ला होता है T मीटर स्क्वायर। तो वेबर को हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और कई बार हम टेस्ला की जगह पे, क्या मैं टेस्ला को ये लिख सकता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। तो कई बार हम टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं। या अगर ऐसे बोले इस फॉर्मूले की हेल्प से, थोड़ा ध्यान देना, b की जगह पर क्या मैं phi अपॉन a लिख सकता हूँ? phi अपॉन a cos थीटा तो डायमेंशनलेस है, आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। phi का डायमेंशन बोलो, phi क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। phi is magnetic flux. A, what is A? A is area and B is magnetic field. क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हो, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कई बार आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा है, तो इसलिए लिखा होता है बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना इसको, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, या पूरा बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट एरिया। ये लिंक्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। ओके, कि कितना फ्लक्स कितने एरिया के साथ लिंक हुआ। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया लिख दो, इसका मतलब आपने उस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मेंशन कर दिया है। तो ऐसा यूनिट हो गई। और ये भी हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहा जाता है। ओके, चलो अब बात करेंगे कि अगर फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक हो जाए, तो क्या फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा? इसको चेक करें, चेक करें। फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल। सपोज ये एक कॉइल है और इसमें एक ही टर्न है, इसका एरिया A है और इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके लिंक हो गया पूरे के साथ। ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड है B एंड मैग्नेटिक फील्ड ने
बनाया इसके नॉर्मल से थीटा, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b cos थीटा, b cos थीटा इनटू एरिया लिंक्ड, अभी आपको फॉर्मूला लिखा था ना, एरिया लिंक्ड करके। एरिया कितना लिंक हो गया, मान लो a है वो पूरा एरिया, तो फ्लक्स तो वही आ गया फॉर्मूला जो अभी आपको सिखाया था, ba cos थीटा। लेकिन याद रखो ये जो सेम फॉर्मूला आया है, दिस इज फॉर सिंगल टर्म ऑफ द कोइल। अगर कोइल के पास एक टर्म है, फॉर वन टर्म, अगर मेरे पास कोई कॉइल है और मैंने इस वायर को एक कॉइल में कन्वर्ट किया और एक ही टर्न है और इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया के साथ लिंक कर गया, तो एरिया लिंक तो हो गया A। और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एंगल पे जा रहा है लाइक दिस, ऐसे नॉर्मल नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइक दिस, है ना, तो उसका cos कंपोनेंट देखूंगा, cos कंपोनेंट देखूंगा, दैट विल बी b cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो गया एरिया के साथ वो b cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो आ गया b a cos थीटा। ये एक ही टर्म है, अगर इस जैसी एक और कोई इसके आगे लगा दूं एक और टर्म की, तो उसके साथ भी उतना फ्लक्स लिंक हो जाएगा, एक और लगा दूं उसके साथ भी हो जाएगा, तीन टर्म हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्लक्स इज b a cos थीटा इनटू 3। 10 टर्न्स हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा फ्लक्स इज b a cos थीटा इनटू 10। n टर्न्स अगर हो गए, तब सपोज ये मेरे पास एक कॉइल है, इसके अंदर देखो बहुत सारे टर्न्स हैं ना, आप देखोगे ध्यान से, अगर देयर आर सो मेनी टर्न्स इन इट, ओके, तो अगर मैंने n टर्न्स की कॉइल ले ली, इसकी जगह पर जो सिंगल टर्न की कॉइल थी, हर टर्न के साथ b a cos थीटा फ्लक्स लिंक हुआ है, तो n टर्न्स के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, if coil has n turns, अगर मेरे पास कॉइल में n टर्न्स हैं, then flux link is number of turns multiplied by b a cos theta, n b a cos theta। इसको आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, n b डॉट a वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करना हो कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर n टर्न्स कॉइल इज NBA cos थीटा। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, पहले भी बताया था, जो बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं जानते होंगे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन क्या होता है, याद करने का सिंपल तरीका है और कुछ नहीं। तो phi is equals to NBA cos थीटा, ओके। इसके लिए अगर कोई के पास n टर्न्स है तब कितना फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि हर टर्न के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है वो BA cos थीटा होता है। What is theta? Theta is angle between normal to the area and direction of magnetic field। ये थीटा है, याद रखिए। थीटा क्या है, फॉर्मूले में थीटा क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वरना फॉर्मूला आपने याद किया होगा लेकिन फॉर्मूला यूजलेस हो जाएगा आपके लिए अगर आपको नहीं पता थीटा क्या है, ओके। ए क्या है, एरिया लिंक्ड विद द फील्ड। बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के थ्रू पास हो रहा है या इस एरिया के थ्रू पास हो रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, दैट इज इट विद द फॉर्मूला। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी अगर आपको है तो आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी आपको नहीं है तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो द लेक्चर टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस लेक्चर को करके ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आज की चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमने स्टार्ट किया है 4th यूनिट को, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, दैट इज 31 दिसंबर, अपना क्लास 12 का सिलेबस पूरा कर ही लेंगे इस आपके और हम सब के प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स सीखो पर। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको आपके क्लास 12 के आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूरा सपोर्ट दिया जाए इस चैनल के थ्रू। सिलेबस ही सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, हमें बाद में कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं।
तो पूरा सपोर्ट मिलने वाला है बच्चों। आप बने रहिए इस चैनल पे और करते रहिए अपनी तैयारी, और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और कैसे करके हम बोर्ड में 95 प्लस से ज़्यादा तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और टॉपिक का आइडिया मैं आपको दे देता हूं क्या है। जिन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से फैराडे ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, क्या फिनोमिना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसने किए, उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। वो एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1 हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और समझेंगे कि रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और हाँ, एक चीज तो हम भूल ही गए आपको बताना अभी, वो डेफिनेशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया था, when magnetic flux linked with the coil changes, वो लास्ट लाइन याद है ना डेफिनेशन की? तो अब समझ में आया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। एक कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या है? वो कुछ नहीं, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके गई हैं उस कॉइल से, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके गई हैं उस कॉइल से, और चेंज होगा तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा हो जाएंगी तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी तो समझ लो फ्लक्स कम हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। बट फ्लक्स को ज्यादा या कम करने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रिस्पांसिबल नहीं है, उसके लिए 1 2 3 4 फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं, n b a थीटा। किस तरीके से, वही सब कुछ इस लेक्चर में नहीं बताया जा सकता, इसके लिए आगे आने वाले फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करते हैं।